देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पुलिस की नौकरी करते हुए मुझे 5 साल हो चुके थे, लेकिन इन 5 सालों में पहली बार मेरे जीवन में एक बहुत ही विचित्र घटना घटी थी। इसका जिक्र मैंने कभी किसी से नहीं किया, करता भी तो कैसे, कोई भी मुझ पर विश्वास जो नहीं करता, लेकिन फिर मैं औरों को भी दोष क्यों दूं? ये वाकया ही इतना अजीब है। अगर ये सब मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं भी इस बात पर कभी यकीन नहीं करता। ये वाकया उन दिनों का है जब मेरा ट्रांसफ़र भावनगर नाम के एक छोटे से शहर में हो गया था। मुझे अगले ही दिन वहाँ का चार्ज संभालना था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं पूरी रात सफ़र करूँगा और सुबह सवेरे भावनगर पहुँच जाऊँगा। मैं करीब रात के 10 बजे अपनी कार लेकर भावनगर को चल पड़ा। रात का वक्त होने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक कम था। अकेले इतनी दूर का सफ़र तय करना बड़ा बोरिंग लग रहा था, इसलिए मैंने कार का स्टीरियो चलाया और गाने सुनता हुआ कार चलाने लगा। भावनगर पहुंचने के लिए मुझे हाईवे 52 से होकर गुजरना पड़ता। इस हाईवे के कुछ भाग रात में तो क्या, दिन में भी बिल्कुल वीरान रहते थे। दिन में मुश्किल से कुछ गाड़ियां ही इस रास्ते से गुजरती, तो फिर रात में तो गाड़ियों के आने जाने का सवाल नहीं उठता। इस हाईवे के बारे में दिल्ली में अपने सहकर्मियों से मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी थी। अगर उनकी माने तो यह हाईवे हॉन्टेड है। रात के 3 बजे के आसपास इस हाईवे पर एक आदमी घूमता नजर आता है। यहाँ के लोग उसे हाईवे मैन के नाम से बुलाते हैं। यहाँ से जब भी कोई गाड़ी गुजरती वो उनसे लिफ्ट मांगता। जैसे ही कोई गाड़ी रुकती तो वो अचानक गायब हो जाता। लेकिन मुझे ऐसी बातों पर हंसी आती थी। जैसे ही मैंने हाईवे 52 में एंटर किया, अपने दोस्तों के चटपटे भूतिया किस्से मुझे याद आ गए और मैं हंस पड़ा। अरे यार, मैं खुद से मुस्कुराया और बोला, अकेले कार चलाते चलाते ऊब गया हूँ। अगर वो हाईवे मैन मिल जाए तो थोड़ी गपशप कर लेंगे। अब मुझे थोड़ी नींद आने लगी थी। ऐसी हालत में कार चलाना खतरनाक था, इसलिए मैंने कार को सड़क के एक किनारे रोक दिया और बाहर निकल आया। चारों तरफ घना अंधेरा और खामोशी, जैसे प्रकृति काला लिबास पहने शोक मना रही हो। मैंने एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगाने के बाद माचिस नीचे फेंककर उसे पैर से कुचलकर बुझा दिया। एक सिगरेट मिलेगी प्लीज? उस सन्नाटे में मैंने अचानक से एक मर्दाना आवाज सुनी तो मैं चौंक गया। मैंने मुड़कर देखा तो एक आदमी सड़क पार कर मेरी तरफ आ रहा था। उसकी कलाई पर बंधी घड़ी थी और कपड़ों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी अमीर घर का है। मैंने उसे एक सिगरेट दे दी। इतनी रात का है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने उसे बारीकी से देखते हुए पूछा। घर वापस जा रहा था, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। उसने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। अब इस समय तो कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं, सोचा पैदल ही निकल लूं। बस थोड़ा आगे ही है मेरा घर, इसलिए गाड़ी को सड़क के किनारे लगाने गया था, लेकिन धक्का मारते मारते जान निकल गई। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आइए मैं छोड़ देता हूँ। जाने क्यों उस अजनबी की हालत पर मुझे तरस आ गया। मेरा नाम राज है। कार चल पड़ी तो उसने मेरे बिना पूछे ही कह दिया, मुझे कहानियाँ लिखने का शौक़ है। अपनी कहानियों को एक किताब के रूप में प्रकाशित करना मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है। इसी सिलसिले में शहर गया था, वहाँ तो बात बनी नहीं और आते समय गाड़ी भी बंद पड़ गई। अच्छा, तो आप लेखक हैं? मैंने आईने में उसे देखते हुए पूछा तो मुझे नजर आया कि उसके माथे पर एक गहरी चोट का निशान था। आपसे मिलकर खुशी हुई। आप मेरी कहानी सुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल।
मैंने सोचा ऐसे ही थोड़ा वक्त कट जाएगा। ये कहानी दो दोस्तों की है, विशाल और रजत। आगे उसने बताना शुरू किया। दोनों साथ मिलकर बिजनेस किया करते थे। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ा, विशाल का लालच भी बढ़ता गया। विशाल और रजत अक्सर रजत के फार्म हाउस पर बिजनेस संबंधी बातें करने के लिए मिलते थे। ऐसे ही एक रात विशाल रजत से मिलने आया तो उसने कुछ ऐसी बातें की जो रजत कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने मिलकर मजदूरों को बोनस देने से इनकार कर दिया, उन्हें कम वेतन देकर अधिक काम करवाने की बात की, यहाँ तक कि फर्जी खाता दिखाकर इनकम टैक्स से बचने की भी बात की। विशाल ने साफ मना कर दिया, लेकिन इस कंपनी में रजत भी बराबर का हिस्सेदार था। बिना उसकी रजामंदी के विशाल कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए विशाल उससे अपनी बात मनवाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब रजत किसी भी तरह से न माना तो विशाल को गुस्सा आ गया। जिस हॉल में वो बैठकर बातें कर रहे थे, वहाँ एक लोहे की प्रतिमा रखी हुई थी जिसके हाथ में एक छड़ी थी। विशाल ने उस छड़ी को निकालकर रजत पर वार कर दिया और रजत वहीं ढेर हो गया। उसने रजत की लाश को फार्म हाउस के तहखाने में बंद कर दिया। अगले दिन वो प्रॉपर्टी के कागजात लेकर आया और उसने रजत के लाश के अंगूठे के छाप उन कागजों पर लगवाकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। उसके बाद उसने लाश को तहखाने की दीवार में चुनवा दिया। बस तब से रजत इस इंतजार में ही है कि कब इस मामले का सच बाहर आए। लेकिन रजत तो मर चुका है ना? मैंने बड़ी हैरानी से पूछा। मौत हर कहानी का अंत नहीं होती इंस्पेक्टर खुराना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बस यहीं छोड़ दीजिए, आ गया मेरा घर। मैंने कार रोक दी और उसे अंधेरे में ओझल होते देखता रहा। लेकिन उसे मेरा नाम कैसे पता चला? मेरी कार जब थोड़ी आगे बढ़ी तब मेरे दिमाग में एकाएक एक ख्याल आया। उसे जब जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर देते वक्त शायद उसने मेरा आइडेंटिटी कार्ड देख लिया होगा। मैंने सर हिलाया और आगे का सफ़र तय करने निकल पड़ा। अगले दिन मुझे पुलिस कमिश्नर साहब के दफ्तर में बुलाया गया। मैंने उन्हें बड़ी गर्मजोशी के साथ सलामी दी तो उन्होंने मुझसे बैठने को कहा। वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे वजह पूछी तो उन्होंने चुपचाप एक फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। ये तिलकराज वर्मा की फाइल है, कमिश्नर साहब ने बड़े गंभीर आवाज़ में कहा। यह पिछले 5 साल से गुमशुदा है। तुमसे पहले कई अफसरों ने इसे ढूंढने की कोशिश की, मगर वो सब नाकामयाब रहे। अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मैंने वो फाइल खोली और पहले ही पन्ने पर तिलकराज वर्मा की तस्वीर देखी। उस तस्वीर को देखते ही मैं चौंक गया। सर, मैंने तस्वीर कमिश्नर को दिखाते हुए कहा, इस आदमी को मैंने कल रात देखा है। क्या बात कर रहे हो तुम? कमिश्नर हैरान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने फाइल बंद करते हुए कहा। मैं जानता हूँ ये कहाँ मिलेगा। मैं अपनी पुलिस जीप में बैठा और सीधा हाईवे 52 की तरफ रवाना हो गया। हाईवे पर मैंने ठीक उस जगह जीप रोक दी जहाँ मैंने कल रात उस आदमी को उतारा था। वहाँ से एक कच्ची सड़क एक बंगले की तरफ जाती थी। यहीं पर होगा वो, कहते हुए मैं जीप से उतरा और उस तरफ चल पड़ा। एक बूढ़े नौकर ने दरवाज़ा खोला। वर्मा साहब हैं? मैंने उससे पूछा। साहब का तो कई सालों से कोई पता नहीं चल पा रहा है, कहते हुए नौकर की आंखें भर आई। मुझे उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस बंगले की तलाशी लेने का सोचा। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी। नौकर ने दरवाज़ा खोल दिया। आखिरी बार तुमने अपने साहब को कब देखा था? जी 5 साल पहले। नौकर नजरें झुकाए बोला।
उस रात वो अपने दोस्त के साथ हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। देर बहुत हो चुकी थी तो इसलिए मैं अपना काम खत्म करके अपने घर चला गया। कहाँ है वो हॉल? जी इस तरफ। वो मुझे घर के बाईं तरफ ले गया। हॉल में तिलकराज वर्मा की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, लेकिन उस तस्वीर में उसके माथे पर वो निशान नहीं था जो मैंने कल रात देखा था। फिर मेरी नज़र हॉल में रखी एक लोहे की प्रतिमा पर गई। उसके हाथ में एक छड़ी थी और दूसरे हाथ में नहीं। उसे देखकर मुझे ज़रा शक हुआ। क्या ये जो मूर्ति है इसके दोनों हाथों में छड़ी हुआ करती थी? मैंने नौकर से पूछा। जी। उसने सिर झुका लिया। तो दूसरी छड़ी कहाँ गई? पता नहीं साहब, नौकर ने बड़े दीन भाव से कहा। अगली सुबह जब मैं वापस आया तो वर्मा साहब भी घर पर नहीं थे और ये छड़ी भी गायब थी। अब मुझे पूरी पहेली समझ आ गई। यहाँ कोई तहखाना है? मैंने फौरन पूछा। जी साहब है। नौकर मुझे तहखाने में ले गया। मैंने तहखाने की दीवार को उंगलियों से ठोक कर देखा। उसमें से एक दीवार खोखली थी। मैंने नौकर से फावड़ा लाने को कहा। फावड़े से उसने कुछ ही वार किए होंगे कि दीवार ढह गई। अंदर एक बक्सा था जिस पर ताला लगा हुआ था। मैंने उस फावड़े से वार कर उस ताले को खोला। उसमें से एक नर कंकाल निकला और साथ ही वो लोहे की छड़ी भी जिस पर खून लगा हुआ था। उस कंकाल के माथे पर भी वैसा ही निशान था जैसा मैंने बीती रात राज के माथे पर देखा था। मैंने वो कंकाल फॉरेंसिक क्लिनिक के लिए भेज दिया, लेकिन मुझे फॉरेंसिक की रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि हाईवे 52 पर अंधेरी रात में भटकने वाले हाईवे मैन का सच मैं जान चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज काफ़ी देर हो गई थी। अंधेरा भी काफ़ी हो चला था, पर चांद की रोशनी में सब साफ साफ नजर आ रहा था। रात के 9 बज रहे थे। एक लड़का रवि अपने ऑफिस से बाहर आया। बाहर बाजार बंद होने को था। इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। ये भगवान, आज तो देर हो गई यार, उसने परेशान होते हुए कहा। अगर घर जल्दी पहुंचना है तो कब्रिस्तान वाला रास्ता लेना पड़ेगा। ले लूं क्या? वैसे भी तो चांदनी रात है, सब कुछ तो दिखेगा ही। नहीं नहीं छोड़ो, लंबा वाला रास्ता ही ले लेता हूँ। हाँ, थोड़ा सुनसान होगा पर डर तो नहीं लगेगा। वो मन ही मन सोच रहा था। उसने अपनी बाइक निकाली और तेजी से निकल गया। शुक्र है कुछ तो लोग हैं रास्ते पर, उसने खुद से कहा। रास्ता आज पूरी तरह सुनसान नहीं था। कुछ लोग जा रहे थे। उसके आगे एक नौजवान अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहा था। उसने उसकी पत्नी को देखा। वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो लाल साड़ी में थी। दोनों को देखकर लग रहा था जैसे नया जोड़ा हो, लेकिन उसका पल्लू हवा में लहरा रहा था और पहिए के पास ही उड़ रहा था। वो किसी भी वक्त पहिए में फंस सकता था। इसलिए रवि ने अपनी बाइक तेज की और उस नौजवान के साथ चलने लगा। रवि को देखकर वो मुस्कुराया। वो नौजवान भी उसे देखकर मुस्कुराया। फिर रवि ने कहा, भाभी से कहिए अपना पल्लू संभाले, पहिए में फंस सकता है। कहकर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद वो नौजवान उसके साथ आ गया। इस बार उसके पीछे कोई औरत नहीं थी। तो रवि ने पूछा, अरे भाई साहब, भाभी जी को कहाँ उतार दिया? उस नौजवान ने घबराते हुए कहा, मैं अकेला चला था, मेरे साथ कोई औरत नहीं थी। इतना सुनते ही वो दोनों बहुत डर गए। रवि की तो हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह भी अभी क्या हुआ। क्या वो आदमी सच बोल रहा था? तभी उस आदमी ने रवि की तरफ अपना सिर घुमाया और कहा, भाभी जी को कहिए अपना पल्लू संभाले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।